नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। आज है आपका केमिस्ट्री का पार्ट 4। ठीक है, यानी कि पार्ट 4 में लेके आ गया हूं और इसमें मैं आपको सब्जेक्टिव लेकर आया हूं। ठीक है, क्योंकि पार्ट 3 तक मैंने ऑब्जेक्टिव दिया था केमिस्ट्री का और पार्ट 4 में मैं सब्जेक्टिव लेकर आया हूं। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया है, वो भी सेशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें वीवीआई क्वेश्चंस के बारे में भी बात करने जा रहा हूँ। जो भी यहाँ पे लाइव जुड़ रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो सारा लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को थोड़ा जल्दी से यहाँ पे कर लेते हैं। और आंसर के लिए टेंशन नहीं लेना है, आंसर में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हूँ। ठीक है, तो दोनों ध्यान से देखिएगा। रॉल्ट लॉ की व्याख्या करें, एक्सप्लेन रॉल्स लॉ। तो रॉल्ट लॉ होता है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेना है आपको कि द्विअंगी विलयन में दोनों घटक वाष्पशील द्रव है, माना कि घटक ए तथा घटक बी है। ठीक है, और पी ए समानुपाती एक्स ए तथा पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो इस तरीके से पी ए बराबर पी ए एक्स बी, पी बी बराबर पी बी एक्स बी, जहाँ पी ए तथा पी बी शुद्ध अवस्था में घटक का जो है वो वाष्प दाब है। अतः निश्चित दाब पर प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज एवं शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब का क्या होता है, गुणनफल होता है। अतः कुल दाब पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी, और यहाँ से पी टी बराबर आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि रॉल्ट लॉ की व्याख्या करें, रॉल्ट लॉ की व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अब उसी को हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, डॉट्स लॉ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वीपी of each component of a solution of a constant temperature is directly proportional to its mole fraction. Suppose in a binary solution both components are volatile. Suppose the components are A and B. Suppose the components are A and B. So that PA proportional to XA and PB proportional to XB. PA equals to PA into XA and PB is equal to PB into XB. Here PA and PB are the VP of components A and B in pure state. Thus partial VP of each component is equal to product of its mole fraction and VP of the component in pure state. Total pressure PT is equal to PA plus PB and PT is equal to that's it. और ये है आपका VBI। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन VBI। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा था, हाउ इज रॉल्स लॉ अ स्पेशल कंडीशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, हाउ इज रॉल्स लॉ अ स्पेशल कंडीशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में, तो यहाँ पे देखेंगे कि राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में वाष्पशील विलय का वाष्प दाब निम्न संबंध द्वारा प्रकट करते हैं। पी ए इज इक्वल टू पी ए डॉट एक्स ए। गैस के द्रव के विलयन के लिए द्रव में विलयता हेनरी के नियम से ज्ञात करते हैं और इस नियम के अनुसार पी ए बराबर के एच इंटू एक्स ए। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर हम पाते हैं कि वाष्पशील घटक या गैस का वाष्प दाब उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अतः रॉल्स लॉ हेनरी लॉ का ही विशेष परिस्थिति है। अतः रॉल्स लॉ हेनरी लॉ का ही विशेष परिस्थिति है। ठीक है, बोल रहा था, यही आपका क्वेश्चन था। अब हम लोग इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं सेम क्वेश्चन का आंसर।
सेम पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेने में नहीं बनेगा, ये आपको देखना होगा और राइट डाउन करना होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जब भी मैं वीडियो करता हूँ सब्जेक्टिव का, तो आप जो है वो आप पेन और पेपर लेकर बैठें, क्योंकि टाइमिंग सबको पता है किस टाइम में क्या होगा। कल की वीडियो में टाइमिंग मैंने दिखा दिया था। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, द वीपी ऑफ अ वोलेटाइल component is expressed by the relation Pa is equal to Pa into Xa. For the solution of gas in liquid, the solubility is determined by Henry's law. According to this law, Pa is equal to Kh into Xa, where Kh is equal to Henry's law constant. Comparing Comparing equations first and second, we get that Vp of volatile component or a gas is directly proportional to its mole fraction. Thus, Raoult law is a special state of Henry's law. ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल के साथ मिलाया जाता है। इस विलयन में, ठीक है, इस विलयन में जल का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब क्या होगा? 18 ग्राम ग्लूकोज इज मिक्स्ड विथ 178.2 ग्राम वाटर. What will be the Vp of water in this solution at 100 डिग्री सेल्सियस? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। जल का 100 डिग्री सेल्सियस पे दाब, ठीक है, 760 mm होता है। तो n इज इक्वल टू 18/180, डेट इज 0.1, एंड n इज इक्वल टू 178.2 बाई 18, डेट इज 9.9। हम जानते हैं कि, ठीक है, इस तरह से आपको नोट कर लेना है कि P माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू n बाई n प्लस n, जहाँ n की तुलना में बहुत छोटा है, अतः n प्लस n बराबर कैपिटल N। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसीलिए P0 माइनस पी अपॉन P0 इज इक्वल टू n बाई n। P0 की वैल्यू 760, P 760 0.1 अपॉन 9.9, डेट मीन्स P इज इक्वल टू 752.3 mm। ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। और इसको इंग्लिश में देना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। इसे ये तो सॉल्यूशन है, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। वीपी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बाकी तो आपका ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और ये है आपका वीबीआई क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट है आपका विद्युत विच्छेदन द्वारा धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? विद्युत विच्छेदन द्वारा धातुओं का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? हाउ आर मेटल्स प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड? बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि जो मैं VBI कर देता हूँ वो ही नोट कर लेते हैं, ठीक है। इतना शॉर्ट में मत भागा करो। VBI तो नोट करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस भी नोट किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो टोटल क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए। VBI तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो तो सही है, 100% सही है, लेकिन आप टोटल क्वेश्चन लिखा कीजिए। नोट्स बना रहे हैं तो टोटल क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए। 28 क्वेश्चन ही तो ऑब्जेक्टिव देता हूँ और आप लोग हैं उसमें से 2-3 ही लिखते हो, पूरा छोड़ देते हो। उसके बाद सब्जेक्टिव में भी मुझे पता है आप लोग वैसा ही कर रहे होगे, लेकिन वैसा नहीं करना। एज ए स्टूडेंट आपको टोटल पढ़ना चाहिए। टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, विद्युत विच्छेदन द्वारा धातुएं के शुद्धिकरण के लिए अशुद्ध धातु का एक मोटा एनोड तथा उसी धातु के में शुद्ध रूप में एक पतले चादर को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धातु के साल्ट का जलीय घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है। धातु के साल्ट का जलीय घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है। दो बार मैं पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग लिख रहे होंगे। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु धीरे धीरे गलता जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातु धीरे धीरे गलता जाता है एवं धातु के आयन कैथोड पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, आगे है, इसके फलस्वरूप एनोड पतला हो जाता है तथा कैथोड मोटा हो जाता है। एनोड पतला हो जाता है तथा कैथोड मोटा हो जाता है। एनोड पर ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर अवकरण होता है। कैथोड पर एकत्र धातु करीब 90.99% शुद्ध होता है। कैथोड पर एकत्र धातु करीब 90.99% शुद्ध होता है। अपद्रव्य एनोड छड़ के रूप में बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है। अपद्रव्य एनोड छड़ के रूप में बर्तन की पेंदी में बैठ जाता है। तो इस तरह से आप वहाँ पे फिगर जो है वो डायग्राम बना लीजिएगा, इस तरह से फिगर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको फिगर बना लेना है। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में उसका आंसर दे रहा हूँ। For the purification of metal in electrolytic method, thick mode of impure metal and thin cathode of pure metal are made. The electrolyte is made of aqueous solution of salts of water. When electricity is passed through the solution, the impure metal begins to dissolve, and metal ions in the solution deposit on cathode पे जमा हो जाता है। As a result of this cathode becomes thick. कैथोड क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। और एनोड becomes thin. एनोड थिन हो जाता है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड ऑक्सीकरण एनोड पे आ जाता है। एंड रिडक्शन occurs at cathode. The impurities are settled as anode mud in the bottom of vessel that is 99% प्योर। ठीक है, ये हो गया ये आपका। यहाँ से आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको ये डायग्राम बना लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर हैलोजन यौगिक क्या है? BrF3 की संरचना ज्ञात करें। अंतर हैलोजन यौगिक क्या है? BrF3 की संरचना ज्ञात करें। What are the interhalogen compounds determine the structure of BrF3? अब देखिए आंसर, अंतर हैलोजन यौगिक वैसे यौगिक जो दो विभिन्न हैलोजनों में सहसंयोजक बंधन से बने हैं
अंतर हैलोजन यौगिक कहलाता है। वैसे यौगिक जो दो विभिन्न हैलोजन में सहसंयोजक बंधक से बने हैं, सहसंयोजक बंधक से बने हैं, अंतर हैलोजन यौगिक कहलाता है। यह यौगिक विभिन्न हैलोजन के यह यौगिक विभिन्न हैलोजन के विद्युत ऋणात्मक में अक्षर के विद्युत ऋणात्मक में अक्षर के कारण बनता है। बड़े आकार एवं कद कम विद्युत ऋणात्मक वाला हैलोजन बड़े आकार एवं कम विद्युत ऋणात्मक वाला हैलोजन केंद्रीय परमाणु रहता है। केंद्रीय परमाणु रहता है। एग्जाम्पल के लिए CIF3, BrF5, IF7 इत्यादि। अंतर हैलोजन यौगिक अपने घटक हैलोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि X माइनस बाई XX बंध की X बाई और XS बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अब BrF3 की संरचना हम लोग ज्ञात करेंगे। प्रसंकरण sp3d चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन का एकल युग्म उपस्थित है अतः इसका आकार T आकार का हो जाता है। ये आपको फिगर का स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में आपको ये बना लेना है, वहाँ पर जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आपको इंग्लिश में देख लीजिए। इंटर हैलोजन कंपाउंड दोज कंपाउंड विच आर मेड बाई डिफरेंट हैलोजन्स, दोज कंपाउंड विच आर मेड बाई डिफरेंट हैलोजन्स with covalent bond are called interhalogen compounds। और ये VBI है, ठीक है। This compound is formed। पूरी वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा कौन VBI है, मैं बीच में ही बोलता हूँ। ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ डिफरेंट हैलोजन्स halogen with large size and low electronegativity is the central atom in compound। Example CIF3, BrF5, IF7। Interhalogen compound is more reactive। Interhalogen compound is more reactive than its component halogen आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ला रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स तक नहीं पहुँचा रहे हो, ठीक है। क्या ये जेलेसी है? क्या आप चाहते हो कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, फ्रेंड के मार्क्स अच्छे नहीं आए? ठीक है, ऐसा नहीं करना, सबके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। जेलेसी को निकाल दो। The bond in XY is more weaker than the bond in XX। खासकर गर्ल्स मेरी वीडियोज को शेयर नहीं कर रहे हैं, वॉइस तो कर रहे हैं। दिस कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रक्चर ऑफ BrF3 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। Two lone of electrons are present, therefore its shape is of T-shaped। और ये फिगर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये आपका पार्ट 4 था। कंटिन्यू रहेगा केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के वीडियो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। फिर आपको केमिस्ट्री ही मिलेगा शाम में 6:30 बजे और 10 बजे, सुबह 10 बजे फिर आपको मैं हिंदी लेकर आ रहा हूँ। सुबह 10 बजे हिंदी लेकर आ रहा हूँ, तो सुबह 10 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। पेन और पेपर लेकर रेडी रहना। और आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है, ठीक है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल जब फ्री दिया जा रहा है तो आप लोग को शेयर करने में क्या जाता है, ठीक है। तो शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, सभी को बताओ। यहाँ क्लासेस चल रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर दिया जा रहा है, जो कि यूट्यूब पे पहली बार आई थिंक है। तो सभी जरूर शेयर करें और सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करें, याद करते चले। सिर्फ स्क्रीनशॉट मोबाइल में रखने से नहीं होगा, याद आपको ही करना पड़ेगा, तभी जो आपका सपना है 80%, 90%, 70% लाने का, ठीक है, तभी आप यहाँ पे अचीव कर पाओगे, जो जितना मेहनत करेगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ जितना क्वेश्चन मैं देता हूँ सभी को याद करो, ठीक है। VBI वालों का अपने नोटबुक में टिक मार लो कि VBI ये है, एग्जाम टाइम सिर्फ उसे देख कर जाना, लेकिन अभी जो है टोटल याद करो आप लोग, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
तो मिलते हैं आपसे सुबह 10 बजे की वीडियो में। ज़रूर जुड़ें आप लोग, अधिक से अधिक जितनी संख्या भी है उससे ज़्यादा रहें, क्योंकि आप लोग सुबह देर से उठते हैं इसलिए इस टाइम बहुत कम लोग लाइव आते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर